गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे क्या कि 25 मई 2025 को जो यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे और हिस्ट्री का मैंने वीडियो जा करके डाले हैं, आप वहां जा करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और देखने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पॉलिटी का बना रहा हूँ और पॉलिटी में भी क्वेश्चन यूपीएससी में 25 मई 2025 को 15 से 17 क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है और मैं उससे रिपीट क्वेश्चन को भी बताते चलूंगा कि एग्जाम में पूछ चुका है या इस नेचर से क्वेश्चन पहले आ चुका है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताए थे उसी तरह पॉलिटी के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और पॉलिटी का क्वेश्चन भी बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड 6th क्लास से 12th क्लास और लास्ट ईयर का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ये दोनों आधार है और इसी आधार पर यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछा है और किस किस सेक्शन से पूछा है। सेक्शन भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये राष्ट्रपति से है, ये प्रधानमंत्री से है, ये संवैधानिक संस्था, ये गैर संवैधानिक संस्था, ये राज्यपाल से है, ये क्षमादान से है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और जहां तक हो सकेगा इस क्वेश्चन में मैं बताने की भी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो आप एग्जाम देंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वह ऐसा पैटर्न है कि यूपीएससी ने जो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है वह किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। भलो थोड़ा सा नेचर के क्वेश्चन को बदल दिया जाए लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब एक स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या नहीं बता रहा है, केवल एक स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट बोला है कि इस पर आप विचार कीजिए। पहला जो दिया है क्वेश्चन का है अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद। दूसरा जो दे रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दे रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तीसरा जो है आपको दे रहा है ऑप्शन में क्षेत्रीय परिषद है। ये तो भारत के संदर्भ में यह कथन दे दिया और बोला इस पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त में से कितने भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जितने 3 संगठन जो दिए हैं, 3 संस्था जो दिया गया है, संस्था में से किस संस्था का गठन संविधान के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन यही है, उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों, क्वेश्चन का मेन थीम यह है संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है। अब यहाँ थोड़ा ऑप्शन में भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन दे रहा है केवल 1, 2 ऑप्शन दे रहा है केवल 2, सी में ऑप्शन दे रहा है सभी 3, डी में ऑप्शन दे रहा है कोई भी नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप पॉलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे तो पॉलिटी के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था होता है। 3 प्रकार के संविधान में संस्था का उल्लेख मिलता है। एक वह संस्था है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, जिसे हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। दूसरा वह संस्था है जिसे हम लोग गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं, उसी को आप कह सकते हैं वैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था क्या है, तो जिस संस्था का निर्माण भारतीय संसद में किया जाएगा उसे गैर संवैधानिक या वैधानिक संस्था कहा जाता है। और तीसरा जो संस्था होता है वह कार्यकारी संस्था होता है। तो मैं यह संस्था 3 प्रकार का बता रहा हूं। एक संवैधानिक संस्था, दूसरा गैर संवैधानिक संस्था और तीसरा वैधानिक संस्था। ये जो गैर संवैधानिक संस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा गैर संवैधानिक संस्था ये जानना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ गैर संवैधानिक संस्था वह संस्था होता है जो जिसका निर्माण भारतीय संसद में किया जाए और भारतीय संसद में जब ये निर्माण होगा तो उसे ही वैधानिक संस्था कहा जाएगा। और ये वैधानिक संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप जब भी देखेंगे तो यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार यूपीएससी में प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब इस पर हम लोग एक एक ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं और उसका आंसर, पहले तो आंसर बताते हैं क्या है आपको। देखिए ये जो पहला दिया है अंतरराज्यीय परिषद,
ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल। और ये आपको जब भी पढ़ेंगे तो यह संविधान में इसका उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है। और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है। तो अब तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है, लेकिन यह 263 में उल्लेख तो है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख होने के बावजूद, इस संविधान में होने के बावजूद इसको स्थापित नहीं किया गया था शुरू में। अंतर्राज्यीय परिषद बनाया कब गया था? यह बनाया गया था जून 1990 में बनाया गया था, स्थापित किया गया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसका चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है। चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पहले पूछ चुका है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में उल्लेख है। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है संविधान में होने के बावजूद यह इसको शुरू में बनाया नहीं गया था। यह अंतर्राज्यीय परिषद जो है जून 1990 में बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होते हैं। अब इसके अलावा देखिए, ये तो इसका मैंने थीम बता दी आपको, जो आपको याद रखना, ये थीम इसका पॉइंट का हो गया, ये क्वेश्चन के आंसर के अनुसार। तो क्वेश्चन का आंसर आपका एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गैर संवैधानिक संस्था भी मैं बताऊंगा इसका, और क्षेत्रीय परिषद अलग है। ये दोनों ही गैर संवैधानिक संस्था, जिसको वैधानिक संस्था कहा जाएगा। दो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया कब गया था? जब मई 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण किए थे, परमाणु और हाइड्रोजन बम का। उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक संगठन बनाए थे, एक संस्था बनाए थे, और वही संस्था है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो बना है वह 1998 में पोखरण सेकेंड के बाद बनाया गया है। तो इसे संसद में बनाया गया। तो मैं वही चीजें बता रहा हूं कि जो संस्था संसद में बनेगा उसे वैधानिक संस्था कहा जाएगा। तो यह तो आपका है दूसरा, संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं बनाया गया। फिर तीसरा ऑप्शन जो दिया वो क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के लिए क्या है, आप जब पढ़ेंगे तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था। क्षेत्रीय परिषद शुरू में 5 बनाया गया था, फिर चल करके आगे इंदिरा गांधी 1971 में एक अलग क्षेत्रीय परिषद बनाएगी, और इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटर स्टेट काउंसिल। ये तो आप समझ गए कि इसका आंसर 1 हो गया, क्योंकि संविधान के उपबंध के अनुसार केवल यही है, अंतर्राज्यीय परिषद है। ये संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं है 2, लेकिन इसके विषय में डिटेल से भी चर्चा करते हैं, बताते हैं कौन कौन क्षेत्रीय परिषदें हैं, कब बना है, कौन सा संशोधन से इसके विषय में लिख रहे हैं अभी हम लोग। तो आप याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 263 सबसे महत्वपूर्ण है, अब यह बनाया गया। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध को मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो था वो रणजीत सिंह सरकारिया समिति था। केंद्र राज्य को संबंध को मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समिति इंदिरा गांधी ने बनाई थी 1983 में, जो सरकारिया समिति था। सरकारिया समिति, जिनका पूरा नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। और ये सरकारिया समिति में टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। सरकारिया समिति जब बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सरकारिया समिति अपना रिपोर्ट कब देगा? 1987 में देगा। जब 1987 में अपना रिपोर्ट देगा तो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? राजीव गांधी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजीव गांधी।
फिर इसको लागू कब किया जाएगा? 1988 में लागू किया जाएगा। और अब देखिए यहां क्वेश्चन पूछा है 2023 के आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रणजीत सिंह सरकारिया समिति ने केंद्र राज्य के संबंध में कौन सा समिति बनाने का सुझाव दिया था। तो इस समय सरकारिया समिति ने एक सुझाव दिया था अंतर सरकार परिषद बनाने का। ये जो समिति ने एक सुझाव दिया था अंतर सरकार परिषद बनाने का सुझाव दिया था। और यह सुझाव सरकारिया समिति का द्वारा दिया गया। अंतर सरकार मतलब इंटर गवर्नमेंट काउंसिल, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बनाने का सुझाव दिया कि केंद्र राज्य को संबंध को आपको मजबूत करना है। तो सरकारिया ने क्या बोला कि आप केंद्र राज्य को संबंध को मजबूत करते हैं तो एक समिति बनाइए, एक परिषद बनाइए। और वो जो समिति बनाई है, परिषद जो बनाएंगे, काउंसिल बनाइए, उस काउंसिल में सुझाव दिया कि अंतर सरकार परिषद बनाइए आप। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? अंतर सरकार परिषद नहीं बनाया, बल्कि भारत सरकार ने 1990 में, जून 1990 में यह बना दिया। कौन सा? तो अंतर राज्य परिषद बना दिया गया। तो ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2023 के आरएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र राज्य के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा सरकारिया समिति, रणजीत सिंह सरकारिया समिति। इसमें 3 सदस्य थे रणजीत सिंह सरकारिया समिति में, और सभी उन्होंने जो सुझाव दिए थे, बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए, जिसमें एक सुझाव यह भी है कि अंतर सरकार परिषद बनाइए। लेकिन भारत सरकार ने अंतर सरकार परिषद नहीं बनाया, केंद्र राज्य को मजबूत करने के लिए उसने बना दिया अंतर राज्य परिषद बना दिया, इंटर स्टेट काउंसिल, जबकि इंटर गवर्नमेंट काउंसिल का सुझाव दिया था। और बना कब दिया गया आपके सामने देख लीजिए। तो आप याद रखिएगा सरकारिया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया समिति ने बहुत सारे सुझाव दिया, जैसे एक सुझाव और भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसने बोला क्या कि जो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह समान नहीं है, इसलिए आपको समान करना चाहिए। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जब आप पढ़ेंगे तो सीनेट क्या है, उच्च सदन है, अपर हाउस है, अपर हाउस है। अच्छा, अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50। अमेरिका का एक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं सीनेट में। लेकिन भारत में कंडीशन क्या है? अलग है। भारत में कंडीशन क्या कहा गया? जनसंख्या के आधार पर किया गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वहां से प्रतिनिधि राज्यसभा में ज्यादा है। जबकि इसने क्या बोला है, सरकारिया समिति ने बोला क्या कि सभी राज्यों में राज्यसभा का समान प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। तो इस प्रकार सरकारिया समिति का बहुत सारा सुझाव है, और उस सुझाव में हमने आपको बता दिए। एक तो यह सुझाव बता दिए, इसी सुझाव के आधार पर इंटर स्टेट काउंसिल बना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हम लोगों ने देख ली अंतर राज्य परिषद। दूसरा मैंने बोला क्या कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया कब गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो बनाया गया 1998 में बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना कब है? 1998 में बना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक या वैधानिक संस्था है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख जो होता है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया था? तो भारत में पहला जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था ब्रजेश मिश्रा को।
ये फर्स्ट थे। वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर काम कर रहे हैं? अजीत डोभाल है। डोभाल है। और ये आपको इसलिए भी याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्रम में है, तो आप याद रखिएगा 7th है और 2019 से इस पद पर काम कर रहे हैं। तो एक तो अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब यहाँ बच गया क्षेत्रीय परिषद है। मैंने बोला क्या कि क्षेत्रीय परिषद के लिए एक टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो संविधान में 7वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके सभी डिस्कस करूंगा और सभी चीजों को बताऊंगा। जैसे 7वां संविधान संशोधन जब किया गया तो यहाँ पर 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गया। अब क्षेत्रीय परिषद क्या है? यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, पहले तो आप याद रखिए। क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल। यह बना कब है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में है। और क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन जो होता है, वो होम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, चेयरमैन जो है होम मिनिस्टर होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि होम मिनिस्टर इसको कार्य करने में असमर्थ होता है तब किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकता है। 7वां संविधान संशोधन किया गया तो 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाया गया था। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मिडिल। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। फिर इंदिरा गांधी एक इसमें और भी बना दी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में। तो इस प्रकार वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 है। कल को क्वेश्चन आएगा क्षेत्रीय परिषद बना कब है, तो आप याद रखिएगा 56 में बना है। किस संशोधन से? 7वें से। किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था। तो आप इसे याद रखेंगे। यूपीएससी प्री का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केवल जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़े हैं और ध्यान से जो आपने इसका अध्ययन किया है वह इसका आंसर आराम से निकाल लेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद रखिएगा। यह पहला क्वेश्चन था जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मैंने सभी का डिस्कस कर दिए, सभी के विषय मैंने बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यह संवैधानिक संस्था से क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन आपको संस्था से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। कौन सा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया वो भी मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन का क्या डायमेंशन है और क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में कथन दे दिया गया है, बोला इस पर विचार करने के लिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट को न्यून कर सकता है, यह कम कर सकता है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। तो यह अध्यादेश के संदर्भ में तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दिया गया है
लेकिन अध्यादेश कहां से लिया गया है? अब मेरे थोड़ा जो मैं लेक्चर दूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और यह एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है और यह मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अध्यादेश को लेकर के संसद में या अध्यादेश को लेकर के इससे पहले जो राष्ट्रपति एक थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने काफी इस पर स्टेटमेंट भी दिए थे। तो अध्यादेश के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहली बात तो आप याद रखिएगा कि अध्यादेश जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ना होगा आपको, है ब्रिटिश शासन काल के दौरान संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास में जो हम लोग पढ़ते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में ही पहली बार अध्यादेश शब्द का उल्लेख मिलेगा। फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस वर्ड इंट्रोड्यूस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया है। पहली बार अध्यादेश शब्द आएगा 1861 के अधिनियम में। और 1861 का अधिनियम जब पढ़ेंगे तो उस समय अध्यादेश जो जारी करता था वह भारत का वायसराय। अध्यादेश हम लोगों ने कहां से लिए हैं? अध्यादेश हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अध्यादेश का जारी करने का कुछ कंडीशन होता है। अब अध्यादेश जब संविधान बना तो दो व्यक्ति को अध्यादेश की शक्ति दे दिया गया। अध्यादेश का अर्थ होता है क्या? कानून का निर्माण करना। अध्यादेश का मतलब क्या? कानून बनाना। जब संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद में अध्यादेश को दो पार्ट में कर दिया गया है, एक केंद्र के लिए, दूसरा राज्य के लिए। केंद्र के लिए किया गया है अनुच्छेद 123 में। तो जब आप अध्यादेश पढ़ेंगे तो यह अध्यादेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश कहां से लिया गया तो आप याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जब आप अध्यादेश पढ़ेंगे तो उस समय अध्यादेश जो जारी करते थे वह गवर्नर जनरल या वायसराय जारी करते थे। जब संविधान बना तो अध्यादेश यहाँ दो व्यक्ति को पावर दे दिया गया, एक केंद्र में राष्ट्रपति को दे दिया गया, प्रेसिडेंट को, और राज्य में राज्यपाल को दे दिया गया। केंद्र में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश वह किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत। और आप ये भी याद रखिएगा कि यदि आपको राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करते हैं और आपको पता नहीं कि किस अनुच्छेद में है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अपने चैनल पर डाले हुए भी हैं, यूट्यूब चैनल पर, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार इसको आपको याद दिला देते हैं कि यदि 72 से लेकर के 111 तक आपको केंद्र का पता है और यदि आप राज्य निकालना चाहते हैं तो इसमें आप 89 जोड़िएगा तो यह राज्य का निकल जाएगा। और यदि 112 से लेकर के 124 के बीच में केंद्र पता है, यदि आप राज्य का निकालना चाहते तो आप 90 जोड़ेंगे तो यह राज्य का निकल जाएगा। जैसे 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आप इसमें 90 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 213, और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यह आपको याद रखेंगे। अध्यादेश लाया कहां से किया गया? पहले कहां था? अध्यादेश जो है सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और अध्यादेश अभी वर्तमान समय में दो व्यक्ति को दिया गया है, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल को। अब ये अध्यादेश के संबंध में क्वेश्चन है, अध्यादेश कब जारी होता है? तो अध्यादेश आप है जब भी आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अध्यादेश जारी करने का कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, जैसे संसद सत्र में ना हो और देश में कानून का निर्माण करना बहुत ही जरूरी हो, तो भारत के राष्ट्रपति संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करेगा। और जब अध्यादेश जारी कर देंगे तो अध्यादेश जो है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर या 42 दिनों के अंदर जब वह संसद में प्रस्ताव पास हो जाएगा तो अध्यादेश क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि 42 दिनों के अंदर वह पास नहीं होता है
तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इससे पहला स्टेटमेंट दे दिया है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है? नहीं, मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। एक सही है, दो गलत है। आप ऑप्शन देखिए, एक में ऑप्शन में क्या दे रहा है? 1 और 2 सही, इसलिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है सही कौन सा बताना मुझे। दूसरा में ऑप्शन क्या दे रहा है? बी में केवल 2 और 3 है। बी में क्या दे रहा है? 2 और 3 सही है। ये भी स्टेटमेंट 2 क्योंकि गलत है ना, तो ये भी तो गलत हो गया और ये भी तो गलत हो गया, और 2 इसमें भी है तो ये भी तो गलत हो गया। तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 छांट करके। 2 जिसमें जिसमें आप उसको हटा दीजिए। 1 में है, ए में 2 हटा दीजिए, फिर बी में भी 2 है तो हटा दीजिए, तब इसमें कौन आंसर हो जाएगा? 1 और 3 आंसर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह अध्यादेश से रिलेटेड क्वेश्चन था और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का दिया गया। अध्यादेश पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो मैंने बता दिया, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था। तो क्वेश्चन यूपीएससी में देख रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएगा, ताकि एनसीईआरटी क्या आधार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान से शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति का क्षमादान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षमादान शक्ति कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। और क्षमादान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मैं इससे पहले जो क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे अध्यादेश में, उसमें मैंने एक ट्रिक बताए थे। राष्ट्रपति का क्षमादान यदि है 72 में, तो यदि राज्यपाल का निकालना है तो उसमें 89 ऐड करना होगा, और 89 जब ऐड करेंगे तो 161 होगा, और 161 में क्या है? राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है। अब ये क्षमादान की शक्ति से जो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या पूछा, उस क्वेश्चन के विषय में थोड़ा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति जो क्षमा प्रदान करते हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात किया जा रहा है। और पहला स्टेटमेंट दिया है क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड दे दिया है, सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति हो या यहाँ सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन में दिया गया है। अब सीमित कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है, जैसे मान लेते हैं क्षमादान शक्ति में बहुत सारे 5 जो भी दिए गए अलग अलग करके दिए गए, जैसे लघुकरण का दिया गया, रेमिटेंस का दिया गया, पडम का दिया गया, और उसमें क्या एक में है, एक में क्या है कि क्षमादान कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन जो वर्ड दिया गया है, सामान्य रूप से हम लोग यही समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं वह आपको है मानवीय और नैतिकता के आधार पर करते हैं, और मानवीय नैतिकता के आधार पर जब वो किया जाएगा कार्य, तो वह आपको है उनके द्वारा जो भी किया जाता है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह इस क्षेत्र के है तो उसको क्षमादान दे दिए, वह इस धर्म का है तो उसको क्षमादान कर दिए, ऐसा नहीं। तो सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी क्षमादान किया जाएगा वह भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आएगा। अब इसमें थोड़ा सा समझना ये बातें हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का कंसेप्ट है जिसमें आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। तो इसके पहले तो नहीं, लेकिन इसके बाद की जो भी है वह निर्णय उसको न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत लाया गया है, क्योंकि यह आपको आधारभूत संरचना का कंसेप्ट दे दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर सीमित देख करके आप ये कंसेप्ट मत कीजिए। अच्छा, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह विवेकाधीन की शक्ति है,
इसलिए राष्ट्रपति नैतिकता के आधार पर, मानवीय आधार पर क्षमादान प्रदान करते हैं, ना कि संवैधानिक आधार पर वह। अच्छा, इसमें आपको है, ये आप याद रखेंगे जो इसमें है, तो वह सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति कभी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई इस धर्म का है, कोई इस जाति का है, कोई इस क्षेत्र का है तो उसको क्षमादान करेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा वह नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो है नैतिक आधार पर, मानवीय आधार पर और अपना विवेकाधीन जो शक्ति का प्रयोग करके उस व्यक्ति को समझेंगे तो वह क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी क्षमादान करेंगे तो राष्ट्रपति भी क्षमादान तभी करेंगे जब उसमें दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि क्षमादान शक्ति जो न्यायिक सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है क्या कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के सलाह के बगैर कर सकता है। नहीं, भारत के राष्ट्रपति जो है ना वह मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर ही कार्य करेंगे, लिखित जवाब पर ही कार्य करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि अब जैसे मान लिया अध्यादेश के संबंध में बात हो रहा हो, चाहे इमरजेंसी के संबंध में बात हो रहा है, तो राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको सुझाव देगा, सिफारिश करेगा कि आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संविधान से तो ऊपर नहीं है। हमारा क्या है, संविधान तो ही सबसे ऊपर है ना, संविधान ही हमारा क्या है, सर्वोच्च कानून है। तो राष्ट्रपति भी क्या है, संविधान के अधीन ही है। लेकिन राष्ट्रपति जो है मानवीय रूप से, नैतिक रूप से यह काम कर सकते हैं कि यह नैतिक रूप से उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति विभेद करेंगे क्षमादान देने में, किसी व्यक्ति को वो इस क्षेत्र का है इसलिए उसको क्षमादान दिए, वो इस जाति का है इसलिए वो क्षमा नहीं, यह कंसेप्ट संविधान में नहीं है। तो इसलिए आप याद रखिएगा क्षमादान की शक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, यह स्टेटमेंट सही है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति जो भी क्षमादान शक्ति के बिना केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव का वह नहीं करेंगे, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उनको सुझाव देगा उसी सुझाव पर काम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति बिना सुझाव पर, बगैर कर सकते हैं, केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकते नहीं, केंद्र सरकार की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे वह मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव के आधार पर ही कार्य करेंगे। तो यहाँ आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो। आप इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, अब यहाँ पूछ रहा है सही है, ऑप्शन केवल एक दिया है तो यह सही है, जबकि बी गलत है और यह भी गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्षमादान शक्ति हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो क्षमादान शक्ति के अंतर्गत है वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। यहाँ पर सीमित लिख करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन, तो सीमित के आधार पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसको यह स्टेटमेंट गलत मान लेंगे। लेकिन यह स्टेटमेंट सही है, सीमित रूप में ही न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। तो यह तीसरा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 दे दिया गया, कथन 1 और कथन 2, और इसी पर आपको स्टेटमेंट देना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ आपको क्या बताना है, सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता मतलब अयोग्य से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। पहला स्टेटमेंट दिया है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है अनुसूची 10 के तहत है, और आपको पता है कि अनुसूची 10 जोड़ा गया था वो 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है, दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। और
और यह दल बदल कानून को जो है, कोई दल बदल कानून से जो सबसे अधिक पावर दिया गया वह स्पीकर को दिया गया है कि स्पीकर क्या है, किसी की भी दल बदल कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। और इस तरह जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में 3 प्रकार की अयोग्यता संबंधी उल्लेख मिलता है। एक तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट के तहत पहला आपको है जो है 1958, इसके तहत अयोग्य हो सकता है, निरर्हता हो सकता है। दूसरा, प्रशासनिक कारण से भी कोई व्यक्ति अयोग्य हो सकता है, निरर्हता हो सकता है। जैसे जब प्रशासनिक कारण से कोई व्यक्ति अयोग्य होगा या निरर्हता होगा तो उसका केस हाई कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट से फिर वह सुप्रीम कोर्ट केस चला जाएगा, तो उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो होगा। तो एक हो गया पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट हो गया 1951 का। दूसरा क्या हो गया, प्रशासनिक कारण से। तीसरा जो हो गया वो आपको दल बदल कानून के संबंध में है, अनुसूचित 10 शेड्यूल में। और अनुसूचित 10 शेड्यूल में कोई व्यक्ति दल बदल कानून के तहत अयोग्य होगा, उस आयोग को स्पीकर को पावर दिया गया है, सेंट्रल हो या स्टेट हो। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी से संबंधित है और वह पार्टी को छोड़ देता है, जब वो पार्टी को छोड़ देता है तो आपको जब छोड़ देगा तो पार्टी स्पीकर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि उसकी सदस्यता भी जा सकता है। जैसे लोकसभा में तो लोकसभा का जा सकता है, किसी राज्य के विधानसभा का तो विधानसभा के भी जा सकता है। वो क्या होता है, अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, संवैधानिक जो प्रावधान में 3 प्रकार का मैंने बता रहा हूँ अयोग्य निरर्हता के संबंध में। एक मैंने बताया कि 1951 का जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको है प्रशासनिक कारण से। प्रशासनिक कारण से कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया तो उसका केस कहां जाएगा, हाई कोर्ट, फिर वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो भी आ जाए। दूसरा, तीसरा कारण क्या है, दल बदल कानून के तहत। और दल बदल कानून के तहत अंतिम निर्णय किसको देने का अधिकार दिया गया है, वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। तो अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि दल बदल कानून के तहत ये 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति का निर्णय नहीं होगा बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। 10 शेड्यूल जब आप पढ़िएगा तो 10 शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में बहुत बार राजनीतिक शब्द का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक दलों का ही तो उल्लेख मिलता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, जो सांसद होते हैं और वो किसी न किसी दल से संबंधित होते हैं। तो राजनीतिक दल का उल्लेख तो बहुत बार मिल रहा है इसमें, और ये बोल रहा है क्या कि इस स्टेटमेंट में उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 या नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा, केवल 1 और 2 नहीं होगा, यह ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे संबंधित है, कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो जो संविधान के अनुसार जो अयोग्य होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर सकते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि बैंक करप्टर हो, जैसे कोई बैंक को किसी को दिवालिया घोषित कर दिया हो तो उसे अयोग्य कर सकते हैं। जैसे और भी इसमें कोई मानसिक रूप से विकृत चित्त हो चुका हो, उसे भी राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है कि ये विभिन्न तरीका से उसे अयोग्य घोषित करते हैं। लेकिन जब 10 शेड्यूल की बात आएगा तो हाँ, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, और यही कंसेप्ट राज्य में राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगा। तो आयोग के संबंध में आप याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति निरर्हता से ग्रस्त है तो उसके संदर्भ में होगा। फिर इसी प्रकार का जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 102 में जो कहा गया है, 102(2) के अनुसार कोई भी सांसद है और बिना सांसद को सूचना दिए उसे अयोग्य किया जा सकता है। सांसद को सूचना दिए हुए 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या उसे किया जा सकता है, अयोग्य किया जा सकता है। तो यह आपको है अयोग्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है
जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आयोग के संबंध में जब आप पढ़ेंगे लोकसभा, तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद कितना है आप याद रखिएगा, 102 है। अब आपको राज्य का विधानसभा का पता नहीं है, तो विधानसभा के लिए आप लगा सकते हैं, इसमें आप 89 ऐड कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, विधानसभा कितना हो जाएगा 191। तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है, लोकसभा के किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है, यहाँ पे विधानमंडल के सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है। 102 अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है। लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन निर्भरता के संबंध में आया है। निर्भरता जो है ये लोकसभा का सदस्य हो, राज्य का विधानसभा का सदस्य हो, तो वहां पर ही जो है दल बदल कानून के तहत स्पीकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद के अनुसार होता है, मान लो कोई लाभ का पद पर है तो राष्ट्रपति उसे अयोग्य कर सकते हैं घोषित, वहां वह अयोग्य कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसे अयोग्य बोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मानसिक रूप से विकृत चित्त का व्यक्ति हो गया हो, अनसाउंड माइंड का रूप में हो गया हो, तो उसे भी अयोग्य किया जा सकता है। तो यह क्या है कि अयोग्यता के संबंध में क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनाया गया था। अब यह क्वेश्चन देखिएगा कि अब इसमें स्टेटमेंट जब भी देखिएगा ध्यान से पढ़ने के बाद, ये राजनीतिक दल देख रहे हैं, इसको बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं है, जबकि राजनीतिक दल 10 शेड्यूल में ही तो उल्लेख है बार बार। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। अनुच्छेद आप याद रखिएगा, सांसद सदस्य अयोग्य होंगे अनुच्छेद 102 के तहत। इसमें 89 जोड़ दीजिएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि 72 से लेकर के 111 तक केंद्र पता है और आपको राज्य निकालना है, तो 89 ऐड कीजिए, और 112 से 124 यदि केंद्र पता है और राज्य निकालना, तो इसमें 98 कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया वह राज्यपाल और राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। आप तो जानते हैं कि यूपीएससी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि यूपीएससी में जितनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टर्म बाय टर्म का मीनिंग होता है। जैसे इससे पहले देखिएगा मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस करवाए होंगे, राष्ट्रपति का क्षमादान में जो सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन दिया हुआ था। अब सीमित को लेकर के जो लोग उस पर के पीछे पड़े रहेंगे तो क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन दे दिया गया है और उसी पर बोल रहा है कि विचार कीजिए आप। पहला जो कथन है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। यह बात क्लियर है कि राज्यपाल को किसी भी राज्य में अनुच्छेद 153 के तहत विवेकाधिकार दिया गया है। कुछ मामलों में पूरी तरह से विवेकाधिकार है राज्य के राज्यपाल के पास। जैसे मान लेते हैं किसी राज्य में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा बन गया, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके किसी भी पार्टी को वह मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो राज्यपाल का विवेकाधिकार के संबंध में संविधान में उल्लिखित है। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है वो इंपॉर्टेंट है। और किस आर्टिकल में है, आप आर्टिकल भी याद रखिएगा, 153 में कहा गया है कि राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और वह विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं खास करके जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है और उस विधानसभा के चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले या स्पष्ट क्लियर बहुमत ना मिले, तब वहां राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब है कि विवेकाधिकार
कार्य कर सकते हैं राज्यपाल। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 153 में पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है क्या कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है। क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल उनके पास नहीं भेजा हो, राष्ट्रपति उसे आरक्षित कर सकता है। यह राज्यपाल जो है, यहाँ पर राज्य का कंसेप्ट आ रहा, तो राज्य का कंसेप्ट आ रहा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी विषय पारित होगा उसे राष्ट्रपति आरक्षित कैसे करेगा? राष्ट्रपति आरक्षित करेगा तो किसी विधानसभा से और पारित किसी भी विषय पर कौन कर सकता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। और संबंधित राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो 200 के तहत करेगा। अनुच्छेद 200 और 201 बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। अनुच्छेद 200 में आर्टिकल 200 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए एक तो है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल कोई प्रस्ताव पास किया विधानमंडल में और प्रस्ताव पास करने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल क्या करेगा? यह तो उस प्रस्ताव पर अनुमति दे देगा, और यदि अनुमति नहीं देगा तो क्या कर सकता है कि अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है। कौन रखेगा? राज्यपाल। और यही आपको जो दे रहा है, बोल रहा है कि आरक्षित कौन रख सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं रख सकता है, बल्कि वह राज्यपाल रख सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। और वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 200 में। यह हो गया अनुच्छेद 200 जो है वह राज्यपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। जबकि यही आर्टिकल 201 यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति से संबंधित है। अब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या रखे? किसी विषय को आरक्षित कर लिए। अब जब आरक्षित कर लिए तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस विषय को राज्यपाल को अनुमति देंगे। अनुमति दे भी सकते हैं और अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना कंसेप्ट याद रखना है, धन विधेयक ना हो। धन विधेयक के मामले में यह शक्ति नहीं है। ना तो राज्यपाल उस विषय को आरक्षित रख सकते हैं और ना ही वह विषय जो है राष्ट्रपति भी रख सकते हैं। धन विधेयक के अलावा और जो भी होगा उस पर रख सकते हैं। सेम कंसेप्ट आप इसमें याद रखिएगा। जब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल में अनुच्छेद 111 पढ़ते हैं तो इसमें क्या है? आंशिक रूप से राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति क्या है? किसी भी विषय पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने इंडियन पोस्टल एक्ट पर किए थे। फिर 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किए थे। तो कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 111 में जो दिया गया है वो राष्ट्रपति की वीटो पावर के रूप में है। और सेम कंसेप्ट आप है, मैंने बताया कि यदि आप इसमें 89 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200, तो सेम कंसेप्ट हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या है? किसी भी विषय को आरक्षित तो रख सकते हो, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे। तो अनुच्छेद 200 में आप याद रखिएगा राज्यपाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति से संबंधित है। जो विषय आरक्षित रखा गया है राष्ट्रपति उस विषय को अनुमति देंगे। तो यह उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो यहां मैंने बोला क्या कि एक तो स्टेटमेंट सही हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही मुझे बताना है। दो तो गलत है, तो दो गलत है तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यह राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया। वो कह दिया गया कि राज्य जो है राज्य विधानमंडल पार जो विषय पारित किया जाएगा उस पर राष्ट्रपति आरक्षित रख सकते हैं। नहीं,
उस राज्य के राज्यपाल आरक्षित रखेंगे। किसके लिए? अनुच्छेद 200 के तहत रखेंगे। और किसके लिए रखेंगे? राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनुच्छेद 201 के तहत उस विधेयक को अनुमति राज्यपाल को देंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5वें नंबर क्वेश्चन था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह जो जोड़ा दिया गया है, युग्म दिया गया है, उस पर बोलता है विचार कीजिए। एक तरफ दे दिया भारत के संविधान में उपबंध और 1 2 3 ऑप्शन बना दिए। दूसरी तरफ दे दिया है किसके अधीन कथित है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक तरफ दे दिया भारत के संविधान में जो प्रोविजन है, दूसरी तरफ दे दिया कि जो प्रोविजन है वह किसमें वर्णन है, और ऑप्शन बना दिया है उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं। कितने सही सुमेलित है यह आपको बताना है। तो पहला जो युग्म पढ़ते हैं कि पहला क्या दिया है, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना। यह डीपीएसपी से लिया गया है, डीपीएसपी से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। और यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 50 में। यह आपको याद रखिएगा, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह कहां से लिया गया है? डीपीएसपी में। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है। अब यहाँ ऑप्शन क्या दे दिया है? सामने लिख दिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जब आप पढ़ेंगे तो राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। इसका मतलब यह पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यह 50 जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व से लिया गया है, अनुच्छेद में है, और इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व सामने लिखा हुआ। इसका मतलब यह उपबंध सही है। एक तो सही है। दूसरा हमारी क्या कहता है? दूसरा देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति को समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ये जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, और सामने दे दिया मूल कर्तव्य। एक तो याद रखिएगा जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के मूल भाग में नहीं था, और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, और भाग 4 में एक नया भाग बना दिया गया 4A, और एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 51A। और इस जब मौलिक कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब बनाया गया था तो उसमें टोटल समिति में सदस्य जो थे वो टोटल 12 थे। एक तो अध्यक्ष हो गया, और बाकी जो 11 है वह सभी इसके सदस्य हो गए थे। तो इसमें टोटल जो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 लोग थे, 12 थे मेंबर, जिसमें एक अध्यक्ष और 11 अन्य सदस्य थे। 1976 में यह समिति भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा बनाया जाता है, और यही आपको 42वां संविधान संशोधन होगा तो मौलिक कर्तव्य। अच्छा, इस समय मौलिक कर्तव्य क्यों दिया गया? कल को आप इंटरव्यू देने गए यूपीएससी का या किसी और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को इस समय क्यों जोड़ा गया था, इसका क्या कारण है, इसका क्या लॉजिकली कारण आप बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, भारत में 3 बार राष्ट्रीय संकट लगा है। पहली बार लगा 1962 में, दूसरी बार लगा 1971 में, और तीसरी बार लगा है 1975 में। जब 1975 में देश में जब राष्ट्रीय संकट लागू किया गया तो राष्ट्रीय संकट लागू होने से सबसे पहले फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। इसका मतलब जो मौलिक अधिकार था नागरिकों का वो सस्पेंड था। तब यहाँ भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने विचार किया कि लोगों को जब मौलिक अधिकार समाप्त हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है तो कुछ ऐसे कर्तव्य दिया जाए ताकि उनका यह कर्तव्य निर्धारित हो, उनको यह कर्तव्य करना पड़े। कर्तव्य जबकि मौलिक कर्तव्य वो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है, लेकिन एक बनाया गया, कार्यपालिका ने इस प्रकार का काम किया। तो इसीलिए इस समय देश में इमरजेंसी था, इमरजेंसी के कारण इस प्रकार का कार्य कदम उठाया गया था।
तो इस समय मौलिक कर्तव्य जोड़ने का कारण क्या था कि भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य दिया जाए। क्यों? क्योंकि देश में इमरजेंसी चल रहा था। एक तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा आप इसमें याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है मौलिक कर्तव्य टोटल जो था अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला क्या कि मौलिक कर्तव्य भारत में 8 लागू किया जाए, इसने अपने सुझाव में बोला। लेकिन मौलिक कर्तव्य कितना लागू किया गया? 10 लागू किया गया। और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिए गए, तो मौलिक कर्तव्य कितना हो गया? टोटल 11 हो गया। अब इस मौलिक कर्तव्य में कहां से ये लिया गया है? आप जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो इस सामाजिक संस्कृति जो है ना, कंपोजिट कल्चर, ये कंपोजिट कल्चर जो है अनुच्छेद 51F से में इसका उल्लेख है। ये हमारी सामाजिक संस्कृति को समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, तो यह मौलिक कर्तव्य में है। और मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51F में इसका खंड में उल्लेख है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध है। निषेध मतलब काम करने से प्रतिबंधित किया गया। यह किस अनुच्छेद में? यह तो एक पहले भी याद रखिए कि यह फंडामेंटल राइट में लिया गया है, फंडामेंटल राइट से लिया गया है। और ये कारखानों में काम करने के संबंध में जो बताया गया है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये तो आप समझ में आ गया कि इस अनुच्छेद में हम लोगों ने देख ली। अब सामने क्या लिख दिया? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। ये तीनों जो मिला हुआ है सुमेलित युग्म जो है ये सही सुमेलित है। अब ऑप्शन क्या कहता उसके अनुसार देखते हैं। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित है? 1, 2, केवल 3, कोई भी नहीं, ये तीनों सही है। तो ये आपको याद रखिएगा। यूपीएससी ने जो इस बार क्वेश्चन बनाया 25 में 2025 को एग्जाम लिया, उसमें एक सेक्शन उठा लिया। एक सेक्शन उठा लिया फंडामेंटल राइट से, एक सेक्शन उठा लिया फंडामेंटल ड्यूटीज से, एक सेक्शन उठा लिया डीपीएसपी से, और तीनों को मिला करके क्वेश्चन बना दिया। और क्वेश्चन रियल में बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाया गया है। आप खुद देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं आपके सामने। कुछ इसमें क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको याद है, आर्टिकल याद है, एनालिसिस उसका याद है, कहाँ किसको कहा गया है, आप उसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो आप याद रखिएगा, यह 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने एनालिसिस किए और एनालिसिस के आधार पर बताया गया क्या? ये तीनों ही सही, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां भी विचार करना कौन सा युग्म है। एक तरफ दे दिया है संगठन, दूसरी तरफ दे दिया है संगठन जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत है। और यह क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में यूपीएससी में इस तरह का आते रहा है। तो इस तरह का आते रहा, तो इस तरह हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या क्या होगा जो इसमें संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला देख रहे हैं राष्ट्रीय ऑटोमेटिक बोर्ड, राष्ट्रीय ऑटोमेटिक बोर्ड। अब देखिएगा जो भारत में ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, यह भारत में जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है यह हैवी इंडस्ट्री है, यह हैवी इंडस्ट्री के तहत आता है। और सामने क्या दे दिया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका मतलब यह सामने जो सही सुमेलित नहीं है, यह मिलना किससे चाहिए? राष्ट्रीय ऑटोमेटिक जो है आपको है, यह आपको भारी इंडस्ट्री से मिलना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे जो इससे जुड़ा हो। कायर बोर्ड जो है, दूसरा क्या दे रहा है? कायर बोर्ड। यह बोर्ड जो है यह एमएसएमई से संबंधित है, मतलब यह लघु उद्योग से संबंधित है। तो लघु उद्योग से मिला हुआ कौन सा हो जाएगा? फिर व्यापार से संबंधित, देखिए राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में व्यापार किससे जुड़ा रहेगा? तो आपको उद्योग वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ा रहेगा। ये आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सेंस केवल लगाना था आपको। जैसे ये ऑटोमेटिक आप याद रखिएगा, ये क्या होता है? भारी इंडस्ट्री के सेंस में आता है। अब ये सामने भारी इंडस्ट्री दिया ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? सुमेलित तो नहीं कर रहा है।
पहला। ये सुमिलित किससे कर रहा है? सेकंड वाले से कर रहा है। अच्छा, कायर बोर्ड जो होता है यह कॉफी आपको इससे संबंधित है, और यह खास करके एमएसएमई से रिलेटेड है। और एमएसएमई से जो रिलेटेड है इसका मतलब यह भी इससे सम्मिलित नहीं है। तीसरा जो यह व्यापार, व्यापार का वर्ड ही देख करके आपको पकड़ लेना चाहिए कि व्यापार किससे संबंधित है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो जाएगा आपका? है पहला से संबंधित है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ना तो आपको ए सही सुमेलित है, ना ही आपको है दो सही सुमेलित है, और ना ही आपका तीन सही सुमेलित है। तीनों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, और किसी भी तीनों में से कोई मंत्रालय नहीं है। मैंने यहाँ सुमेलित कर दिया हूं आपको है ऑटोमेटिक, आपको खास करके जो भी ऑटोमोबाइल का सेक्टर होता है वो हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री भारत में 8 है, जैसे आयरन स्टील है, रिफाइनरी है, ये सभी क्या है? हमारे हैवी इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री है आपको है, ये जितने भी है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। 8 हैवी इंडस्ट्री माना ही गया। कोर सेक्टर जो है हमारा हैवी इंडस्ट्री ही है। लेकिन यहाँ जो हैवी इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ है वह राष्ट्रीय जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो भारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको मैचिंग कर दिया हूँ, देख लीजिए। कायर बोर्ड जो है या एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अच्छा, व्यापार जो है नेशनल जो ट्रेड की बात कर रहा है, ट्रेड किससे हो जाएगा? वाणिज्य से जुड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर ना तो एक होगा, ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना सी, बल्कि इसका आंसर कोई भी सुमेलित नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हमेशा कोई ना कोई मंत्रालय, किसी मंत्रालय से कोई चीज पूछ देगा आपको, किस मंत्रालय में है नहीं। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया, बोलो बीच में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था 1-2-3 साल में, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो 8वें नंबर में पूछ रहा है, ये लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में है। अब लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में क्या क्या कथन है, क्या क्या दिया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में देखते हैं, 3 कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 दिया गया। उसके बाद उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह निकालना है। ठीक है, तो कथन 1 में क्या बोल रहा है? लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अब लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करता है जिसे लोकसभा विघटन हो गया, उसके बावजूद भी वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष है वो केवल लोकसभा के ही नहीं है, बल्कि लोकसभा सचिवालय का भी प्रशासनिक अधिकारी होते हुए, और लोकसभा के प्रशासनिक सचिवालय के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उस संदर्भ में वह काम करते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब आप संविधान में लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में से उसी जब जो चुने हुए सदस्य होते हैं उसी में से देखिएगा एक प्रोटोम स्पीकर बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वो प्रोटोम स्पीकर का काम क्या होता है कि जितने भी चुने गए सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। यह लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं, बल्कि प्रोटोम स्पीकर का उनका काम दिया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन से ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और चुनाव होने के बावजूद जब तक लोकसभा का प्रथम बैठक नहीं होगा, उस प्रथम बैठक से एक दिन पहले तक जो पहले के लोकसभा अध्यक्ष थे वो अपने कार्यपद पर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है? भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, मतलब संविधान में जो कहा गया उसके अनुसार बोल रहा है, लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से
तुरंत त्याग पत्र दे देगा। ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी से बन गए फिर वह लोकसभा जो है अध्यक्ष है वो अपने पार्टी से त्याग पत्र दे सकते हैं, नहीं। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ये होते हैं कि वह जो राजनीतिक पार्टी होता है, जो राजनीतिक पार्टी जो दल होता है उसके पार्टिसिपेशन वो नहीं जल्दी करते हैं। कोई राजनीतिक सम्मेलन हो रहा उस दल का कोई कार्य हो रहा तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते सामान्य रूप से। लेकिन यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वह तुरंत ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देंगे। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। यदि आप जान रहे हैं कि एक स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप इस पर भी आंसर को निकाल सकते हैं। फिर भी हम लोग तीसरा देखते हैं। यदि देखते हैं निकाल करके कि दूसरा निकालते हैं तो कौन कौन सा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और दो स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत हो गया, एक स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसमें देखते हैं आपको है दो इसमें है, ऑप्शन ए में दिया है केवल एक और दो, तो दो दिया हुआ इसके कारण यह गलत हो जाएगा। फिर केवल दो और तीन दिया हुआ बी भी, यह भी गलत हो जाएगा। केवल एक और तीन दिया है, इसमें दो नहीं दिया हुआ है, जबकि डी वाले में क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो इसका मतलब डी भी गलत हो जाएगा। आप यदि एलिमिनेट करके आंसर निकालना चाहेंगे तो यह आंसर हो जाएगा सी, एक और तीन होगा। लेकिन अब तीसरा स्टेटमेंट भी हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। आंसर तो निकल गया, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठा हो और उसे हटाने की बात चलेगा, तो जब तक हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए तब तक उस जो पद पर काम कर रहा है वो पद पर तब तक वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, वह कार्रवाई करेगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की बात चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष उस समय वह कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, वह अध्यक्षता नहीं करेंगे जब तक कि इसका निर्णय यस और नो में ना आ जाए। तो जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात चलेगा तो सबसे पहले क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा। समस्त सदस्य कहने का मतलब क्या हो गया कि 543 टोटल सदस्य है और ये पूरे सदस्य हो गए। अब इसमें कह रहा है कि समस्त सदस्यों के कुछ सदस्य रिक्त तो होते हैं। रिक्त कितने होते हैं? 4, 5, 3 रिक्त हो जाते हैं। तो ये आप मान लेते हैं कि 4 रिक्त हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 539 हो जाएंगे। तो 539 में निकालना है 50% प्लस 1 करके निकालेंगे। समझ आ रहा मेरी बात को? तो आप ऐसा नहीं, आप ऐसा ये कदापि नहीं होगा कि जैसे मान लो 543 लोकसभा सदस्य और इसमें से उपस्थित हुए 500, तो इसके नहीं होगा। जब भी होगा तो रिक्त होता है बहुत सारा सदस्य लोकसभा में, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5, 6 होता है, तो 4 यहाँ पर ये। अब इसमें 50% जो भी होगा वो आपको है हटाया जाएगा। ये तो पहला अपने पद से हटाया जा सकेगा। अब इसमें दूसरा क्या जोड़ रहा है, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रक्रिया जब प्रारंभ होगा तो उनको 14 दिन पहले बताया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप अपना बचाव पक्ष रखिए, और वो 14 दिन पहले सूचना देने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगा। तो यह आप याद रखेंगे कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं वह रिक्त के हटाए जाते हैं, ना कि अनुपस्थित के। ये अनुपस्थित का नहीं होगा बल्कि रिक्त के सदस्यों द्वारा हटाने के बाद, और उसका 50% प्लस 1 से बहुमत से जिसका हो जाएगा वह हट जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसके अनुसार आंसर सी होगा, जिसमें सी में दिया हुआ है केवल 1 और केवल 3 दिया गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको है 5वीं शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, और 5वीं शेड्यूल में आपको पता ही है
कि हाँ, जो भी प्रशासन के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र, ये अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में है, जिसका कंट्रोल और नियंत्रण क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुसूची 5 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या कंडीशन होगा। घोषित करने पर किसी भी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा, कंडीशन क्या है। अब इसमें 2 कंडीशन दे दिया। पहला कंडीशन लिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में, मतलब ये दे रहा है आपको अभी कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद ऑप्शन देखेंगे क्या क्या इसका सही है। ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि कार्यपालिका शक्ति खो देती है। किसी भी राज्य में अनुसूची 5 जब है, कोई क्षेत्र को घोषित किया जाता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति कभी नहीं खो सकती है। क्यों नहीं खो सकती है कार्यपालिका शक्ति? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है, वो परमानेंट है। हाँ, स्थानीय जो यहाँ पर है, स्थानीय निकाय के लिए जो है यहाँ पर निगरानी जो करेंगे, तो इसमें जितने भी आपको प्रशासन के रूप में संचालित करते हैं, जैसे डीएम है, एसपी है, तो डीएम और एसपी जो भी काम करेंगे वह इनके सपोर्ट के लिए करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका, यह कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका खो देती है, यह संभव नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति खो जाएगा। राज्य में सीएम कोई नहीं होगा, राज्य में राज्यपाल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी जब अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा तो उस अनुसूचित क्षेत्र में सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए उस राज्य में राज्य की कार्यपालिका शक्ति रहेगी और केंद्र का जो एजेंट है, केंद्र के जो है प्रशासनिक अधिकारी, वो स्थानीय निकाय को सपोर्ट करेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या दे दिया है, गलत दे दिया है। यह बोल रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति खो देगा, यह पूरी तरह से सरासर गलत है। पहला ऑप्शन जो आपको है दिया है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। कहने का मतलब है कि संघ की जो केंद्र की सरकार है वह राज्यपाल की सिफारिश से उस क्षेत्र में संघ जो है प्रशासन अपने पूर्ण हाथ में ले सकता नहीं, ऐसा नहीं ले सकता है। संघ सरकार क्या है, संघ सरकार तो निर्देश देगा ना राज्य सरकार को, वो पूर्ण प्रशासन को क्यों अपने हाथ में लेगा। कल को मान लेते हैं कोई उग्रवादी घटना घटित होगा, कोई मान ले आतंकवादी घटना घटित होता है, तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ हो सकता है कि आपको कि संघ की सरकार निर्देश दे सकता है राज्यपाल, यह नहीं कि राज्यपाल ने सिफारिश कर दिया और संघ की सरकार ने क्या किया, वहां पूर्ण प्रशासन को नियंत्रित कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि यह भी स्टेटमेंट गलत दिया जा रहा है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, स्टेटमेंट दे रहा है। पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेगी, बल्कि केंद्र से जो है, केंद्र सरकार क्या करती है, संघ की सरकार क्या करती है, वो राज्यों को एक निर्देश देती है। यह नहीं कि वहां स्थानीय जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले ले, यह नहीं है, कतिपय संभव नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, और ये ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो ये 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार एक अनुसूची से और भी क्वेश्चन पूछा गया है 10वीं अनुसूची से, उसको भी हम लोग इस बार जो यूपीएससी ने एक तो 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया 10वीं अनुसूची से, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यह 9वें नंबर का क्वेश्चन था, जिसके विषय में मैंने बता दिए। इसमें कंसेप्ट आपको यही याद रखना है कि कार्यपालिका शक्ति नहीं खोएगा। दूसरा, केंद्र सरकार स्थानीय जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर पूर्ण प्रशासन अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है।
इसलिए आप इसे याद रखें। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिटी का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह रहा है। देखिए जब भी पॉलिटी का सिविल का पेपर होगा तो कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्री में कंसेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें 6 क्लास से 12 क्लास तक का, जो सबसे बेस्ट लिखा हुआ है पॉलिटी का एनसीईआरटी। हाँ, कोई आप बुक भी पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है। सबसे बेस्ट बुक है डीडी बसु, लेकिन आज के लोग डेट में वो डीडी बसु का क्लिष्ट जो लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो समझ में नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन एम लक्ष्मीकांत में उतना कंसेप्ट नहीं है जितना डीडी बसु में है, सुभाष कश्यप में है। सुभाष कश्यप का 2 बुक आता है, एक भारत का संविधान, एक भारत का संसद, जो सबसे बेस्ट बुक है। तो वो सभी बेस्ट बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। यदि वो नहीं पढ़ सकते तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें, एनसीईआरटी का बुक सबसे बेस्ट है। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का डायमेंशन क्या है, इसको समझाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है एक आध एग्जांपल देके भी समझाएंगे आपको कि क्या बोल रहा है ये। देखिए, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। अब ये विषय दे दिया है 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इसी में फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन भी देखते हैं। विषय क्या कहता है, 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची। आपको पता है कि 7 जो शेड्यूल हमारा है, 7वीं अनुसूची जो है, यह केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और इसमें कितने प्रकार की सूची की बात किया गया, 3 प्रकार का। संघ सूची यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इसके बाद आपका कंकरेंट लिस्ट है। तो पहला जो बोल रहा है 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची के संबंध में क्वेश्चन है। दूसरा है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 162 के संबंध में। आप याद रखिए, क्यों, क्योंकि 152 से लेकर के 162 के बीच में राज्यपाल का अनुच्छेद है। तो लास्ट जो अनुच्छेद है उनके विस्तार का संबंध में, जैसे यहाँ पे पूछा ना कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, इसी प्रकार का एक होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है, 73 में है। तो सेम इसका आप कंसेप्ट है 73। यदि आपको याद है तो आप इसमें 89 जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा 162। तो यही आप याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है अनुच्छेद 162। तीसरा क्या दे रहा है विषय, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्त क्या है कि लाभ के पद पर ना हो। कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है किस विषय, तो 7वीं अनुसूची के हम लोगों ने देखे हैं, किसी राज्य की राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का है अनुच्छेद 162 में। राज्यपाल के पद के लिए जो शर्त है 158 में, आर्टिकल 158 में। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसे देखते हैं। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की अनुच्छेद में 368 भाग 20 के लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि यह उस प्रकार का संशोधन है। अब जब आप पढ़ेंगे संविधान में तो संशोधन 3 प्रकार का संशोधन, एक होता है सामान्य संशोधन। सामान्य संशोधन का अर्थ क्या होता है, 50% + 1। दूसरा जो संशोधन है आपको है विशेष बहुमत संशोधन, और तीसरा जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो विशेष बहुमत प्लस संशोधन होता है जो विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन वाला ही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे जीएसटी 101 जो संविधान संशोधन है जीएसटी से, इसी प्रकार का संशोधन है, विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन वाला है। और यही सवाल दे दिया गया है कि इसमें पूछ रहा है क्या कि विधानमंडलों का द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। जब भी 2/3 होगा विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का,
तीन में से कौन कौन सा हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो सातवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में जब भी आपको बदलाव करना पड़ेगा तो विशेष बहुमत, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन। कहने का मतलब क्या हुआ, 2/3 +1 प्लस आधे राज्य, और 2/3 जो है आपको यह कहें, इसी प्रकार का संशोधन है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें सातवीं अनुसूची में जब भी आपका संशोधन कीजिएगा तो 2/3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की समर्थन की आवश्यकता पड़ेगा। यदि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार कर रहे हैं तब भी संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में, 162 में। जब आप विस्तार करेंगे इसमें भी आपको विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगा। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें तो सामान्य है। राज्यपाल के पद के लिए शर्त क्या है कि लाभ के पद पर ना हो, इसमें विशेष बहुमत संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिए ऑप्शन है, 3 क्लियर नहीं होगा, 3 किसमें पहले वो आप हटा दीजिए। 3 किसमें ऑप्शन में बनाया है, आप उसे भी निकाल सकते हैं, चाहे सही से भी निकाल सकते हैं। 1 और 2 सही है, ये दोनों कंफर्म है। 3 डी में है इसलिए डी भी नहीं होगा, 3 सी में भी है, सी भी नहीं होगा, 3 आपको है बी में भी है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह सिविल का क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे थोड़ा सा आर्टिकल आपको याद रहे, कोई इस प्रकार का संशोधन आपको याद है, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में कोई विशेष बदलाव करेंगे तो वहां भी हमको आवश्यकता पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। और इसका मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि आपको जीएसटी इसका इंपॉर्टेंट है। जीएसटी प्रस्ताव को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, तो असम है। दूसरा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। अंतिम राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर है। तो जीएसटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो विशेष बहुमत संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन का आवश्यकता पड़ा था। उसी प्रकार का है संशोधन इसमें पूछा है कि 7वीं अनुसूची में ये संशोधन किया जाएगा तो उसमें किस प्रकार का संशोधन होगा। फिर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो तो किस प्रकार का संशोधन होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन वाला संशोधन है। तो आप इसे याद रखेंगे। यह था 10वां नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन का डायमेंशन आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको यदि स्टेटमेंट पूरी तरह से याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप तुरंत आंसर लगा लेंगे। जैसे शर्त के लिए मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति पद के लिए विशेष बहुमत शर्त की आवश्यकता नहीं है, कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको आप निकाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं जो इससे संबंधित है। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप जब क्वेश्चन को कंसेप्चुअल पार्ट अभी मैं समझाऊंगा तो आपको खुद लगेगा क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे दिए हैं और पहला कथन जो इसमें लिखा हुआ है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग एवं निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 110% ये करेक्ट बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में जो आप पढ़ेंगे राज्य अनुच्छेद 361 में क्या कहा गया है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है। वो अपने कार्य के द्वारा किसी भी न्यायालय में वह जिम्मेवार नहीं है। जब आप देखिएगा विधि का शासन, जब 361 पढ़ेंगे तो विधि के शासन में क्या है कि यह बातें कहा गया कि भारत में जो राष्ट्रपति कार्य करेंगे, राज्य का जो राज्यपाल कार्य करेंगे, उस कार्य को न्यायालय में किसी भी प्रकार का चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 361 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रख करके आज जब आप पढ़ेंगे तो भारत में क्या कंडीशन है कि भारत में जब राष्ट्रपति
किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तो करते हैं, लेकिन यहाँ मंत्रियों का किसी संबंध में हस्ताक्षर नहीं होता है। जब वो हस्ताक्षर नहीं होता तो क्या है, मंत्री क्या है, यहाँ उत्तरदायी नहीं है। जबकि ब्रिटेन की कंसेप्ट क्या है, ब्रिटेन में आप पढ़ेंगे तो ब्रिटेन में जो वहां के मंत्री क्या होता है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन में क्या है, अपने कार्यों के प्रति मंत्री उत्तरदायी होता है। क्यों? वहां के राजा और मंत्री दोनों का हस्ताक्षर होता है। भारत में क्या है कि राष्ट्रपति तो उत्तरदायी है ही नहीं और मंत्रियों का हस्ताक्षर होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति भी उत्तरदायी नहीं है और मंत्री भी उत्तरदायी नहीं है अपने कार्यों के प्रति, जो किसी भी न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट जो दे रहा है आपको है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडनीय कार्रवाई संस्थिति नहीं की जाएगी, ये जारी नहीं रखी जाएगी। यह भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल अपने पद के दौरान कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं किया जा सकता है दंडनीय। यदि कोई कार्रवाई चल भी रहा है तो कार्रवाई क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो राज्यपाल के विरुद्ध पदोधि के दौरान कोई भी दंडनीय कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, ये जारी नहीं रही। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उस पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होगा। राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद है, ऐसा तो करेंगे नहीं। लेकिन इन द केस ऐसा होता है तो राज्यपाल पर किसी प्रकार के क्रिमिनल केस या फौजदारी केस नहीं चलेगा। लेकिन वही राज्यपाल है, उनके अपना पारिवारिक विवाद चल रहा हो, परिवार में भी उनके अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा हो, तो उस विवाद के दौरान वह आपको है कार्रवाई के लिए उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपना उनका व्यक्तिगत मामला में ऐसा बातें हो सकता है। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह ऑफिशियल कार्यालय जो है उसके द्वारा उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत मामला है उनका, अपना मान ले उनकी पत्नी के साथ विवाद हो तो मामला होगा, तब तो वह मामला आपको है उसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन वह ऑफिशियली रूप से जो उनका है ऑफ पावर दिया गया उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की जा सकता। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। यह भी आपको है सही स्टेटमेंट सही दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़िएगा कि जो संसद है, संसद के जितने भी सदस्य उनको विशेषाधिकार दिया गया अनुच्छेद 105 के तहत। उसी प्रकार राज्य का विधान संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के विशेषाधिकार दिया गया, तो विधानमंडल भी तो संसदीय शासन व्यवस्था में आएगा। तो विधानमंडल भी हमारे संघीय शासन व्यवस्था का आधार है। तो यहाँ भी जितने भी विधायक हैं जो अनुच्छेद 194 के तहत उनको एक विशेष अधिकार दिया गया, उनको एक विशेष पावर दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि राज्य का जो विधानमंडल के सदस्य है सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में वह कार्रवाई के लिए कहीं के लिए सही नहीं है, जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। क्यों? संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत और विधानसभा के सदस्यों को 194 के तहत विशेष अधिकार दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। यह आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एवं 3। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में वहां के जितने भी मंत्री होते हुए अपने पद एवं कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। भारत में क्या है कि जितने भी राष्ट्रपति का तो साइन होता है, लेकिन किसी प्रस्ताव पर मंत्रियों का साइन नहीं होता है। इसलिए जब राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता तो मंत्री तो साइन ही नहीं किया ऑलरेडी, तो वो उत्तरदायी कैसे होगा? तो भारत में न्यायालय में वो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो आप इसमें याद रखेंगे। ये 11th नंबर क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन ये है,
राज्य से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में बोला गया क्या, 3 राज्य दे दिए हैं और उसके सामने स्टेटमेंट लिख दिया गया है और बोला गया है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे राज्य एक तरफ दे दिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा, और उसी के सामने दे दिया गया वर्णन, एक्सप्लेन कर दिया है और बोला क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं और कितने सही सुमेलित हैं इसको देखते हैं। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के सामने जो दिया है, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा, सही बात है। किले ईट से ईटानगर पड़ा, ईट से ईटानगर नगर पड़ा राजधानी का नाम, ठीक है। फिर राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क है, यह भी स्टेटमेंट सही है। 2 नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें पहला नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क। और यह नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क है। यह नामदफा जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो यह पहला जो है अरुणाचल प्रदेश के सामने जो वर्णन दे रहा है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, नागालैंड। अब ये जो भी दिया है आप देख रहे हैं, तीनों ही पूर्वोत्तर राज्य का दिया हुआ है। अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जब पढ़ेंगे तो 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई थी, उत्तर पूर्वी परिषद, और यह परिषद बनने के बाद जो है पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम भी है, इन्हीं को मिलाकर के। अच्छा, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आया है तब से पूर्वोत्तर राज्यों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो एसएससी का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, वहाँ पर कल्चरल पार्ट, वहाँ का जो भी है आपका है नेशनल पार्क, वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ का जो भी आप कह सकते हैं अभ्यारण्य, या कल्चरल है, नृत्य है, संगीत है, उस पर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट पर। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से इस बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है सिविल में भी, तो इसलिए आप याद रखिएगा। पहला तो हो गया नागालैंड जो सबसे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दिया है स्टेटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक किले से, किले मतलब ईंट, ईंट से ईटानगर बना है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क है और ये 2 राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको बता दिया, एक नामदफा राष्ट्रीय पार्क और दूसरा मॉलिंग राष्ट्रीय पार्क। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, नागालैंड यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनाया गया। नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य के लिए विशेष यहाँ संशोधन किया गया था और यह संशोधन जो था वह 13वां संविधान संशोधन किया गया था 1962 में। 13वां संविधान संशोधन 1962 में करके नागालैंड को संविधान संशोधन के तहत एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको डायरेक्ट राज्य बना दिया गया नागालैंड को। संशोधन आप याद रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन। और मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर एक वीडियो बना के, 2 वीडियोस को बना के अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक तो मैं 1870 से लेकर के आजादी तक का, फिर आजादी के बाद कौन कौन सी कमेटी बना, कौन कौन सा समिति बना, फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 7वां संविधान संशोधन से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसमें 14 राज्य और एक 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता दिया गया। वो कौन से राज्य हैं, कौन से अच्छे आपको केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को मैंने शॉर्ट ट्रिक बना करके भी डाले हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। फिर 1956 के बाद जो वर्तमान में राज्य बना है उनको भी मैंने सीक्वेंस में बताए हैं, तो उसमें आप जाकर के देखेंगे 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको है, तो आप याद रखिएगा यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्यों क्यों कह रहा है कि
एक संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। वही में संविधान संशोधन अधिनियम भी बता रहे हैं, विशेष प्रावधान ला करके 13वां संविधान संशोधन 1962 में। 2 स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है त्रिपुरा। प्रारंभ में यह भाग ग पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों के पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यह भी सही बात है, क्योंकि पहले इसे बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, 1972 में फिर बनाया जाएगा, इसको एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मैं बोला ना, अभी जो टॉपिक आपको मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो को आप जाके देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, यहाँ एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि कैबिनेट मिशन में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के तहत भारत में कितने राज्यों को मान्यता दिए गए थे? 4 प्रकार का, ए, बी, सी और डी में। तो उसी से आप संबंधित ये क्वेश्चन है, जो पहले ये सी भाग में था, भाग ग में था, फिर इसे ला करके संविधान संशोधन में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, फिर आगे चल करके इसे एक राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा से। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और जब आप पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपको जो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? सही। तो तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। तो यहाँ यूपीएससी में 12वें नंबर का क्वेश्चन पॉलिटी का मैंने कराया आपको, और यह क्वेश्चन राज्य से पूछा गया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बोला ना कि पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सारा बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक संविधान से जुड़ा हुआ है, एक आपको नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, और कैबिनेट मिशन से लेकर के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पूरा कंसेप्ट बना करके दिए गए त्रिपुरा के संबंध में। तो ये आप इसे आराम से देख सकते हैं। इसमें ये 13वें नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर तक डिस्कस हो चुका है। 13वें नंबर क्वेश्चन पूछा है लोकपाल के संबंध में, और आपको पता है कि लोकपाल के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लोकपाल क्या है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है, और लोकपाल बनाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया किसके द्वारा गया था? यह बनाया गया था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था लोकपाल। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका चेयरमैन जो बनाया गया था वह मोरारजी देसाई को, और 1966 में यह बनेगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, और 1968 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकपाल कानून लाएगी। तो वही लोकपाल के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन लोकपाल कानून कब बनेगा? 2013 में। इसका गठन कब किया जाएगा? 2019 में। तो यह क्वेश्चन जो पूछा गया है लोकपाल के संबंध में है, और ये लोकपाल का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देंगे एग्जाम तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में आपको, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ना। तो लोकपाल के संबंध में हम लोग देखते हैं क्या क्या कहा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि लोकपाल के संबंध में मैंने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाले हुए हैं अपने चैनल पर, वहां जाकर के आप इसे देख सकते हैं। लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं, लोकपाल आयोग क्यों बनाया गया, लोकपाल आयोग बनाने के लिए कौन सी समिति या कौन सा आयोग ने रिकमेंड किया, इन सभी के विषय में मैंने डिटेल से बताए हैं। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है लोकपाल। लोकपाल बनेगा 19 मार्च 2019 को बनेगा, गठित होगा, और पहला जो चेयरमैन बनाया जाएगा पिनाकी चंद्र घोष को बनाया जाएगा पहला चेयरमैन। लेकिन अभी जो वर्तमान में चेयर है 2024 में वो रिटायर कर जाएंगे, तो अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है मानिक राव खानविलकर हैं, सेकंड चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल टॉपिक इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा क्वेश्चन दिया है। केवल पढ़ने का अंतर इसमें, आप केवल थोड़ा सा केवल पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखिएगा, किसी के आधार पर इसका आंसर निकल जाएगा। जो सबसे लंबा क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है ना लंबे क्वेश्चन में ज्यादा आपको जो ऑप्शन होता है आंसर का उसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं कराएगा। लेकिन जब भी हो यूपीएससी का क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल तो होता ही है क्वेश्चन, लेकिन उस पर आपको अच्छा से ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जैसे अब देखिए पहला जो है लोकपाल के विषय में क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। पहला जो दिया गया है स्टेटमेंट जो दिया गया, फर्स्ट, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों मतलब सिविल सेवक के विषय में बोल रही है।
जो भी सिविल सेवक है, जो भी ब्यूरोक्रेट है, उसके विषय में बताया जा रहा है। लोक सेवकों पर प्रयुक्त होता है, मतलब भारत के जितने भी सिविल सेवक हैं उस पर लोकपाल की शक्ति का कंट्रोल होता है। ये पहला दे रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, किंतु भारत के बाहर पदलंबित लोक सेवक पर प्रयुक्त नहीं होता है। भारत, जैसे मान ले भारत का कोई व्यक्ति है, जैसे आईएफएस अधिकारी है, तो आईएफएस भी तो आपको एक लोक सेवक ही है, लेकिन वो भारत में तो है, प्रयोग हो रहा है उसका, लेकिन भारत के बाहर प्रयोग नहीं हो रहा। यह पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट दे दिया है। यदि भारत का कोई लोक सेवक है और वह किसी ब्यूरोक्रेट, कहीं राजदूत बन करके जाता है किसी दूसरे देश में, तो अभी तो लोक सेवक है, तो भारत में प्रयुक्त होगा, तो भारत का ही तो कानून उस पर भी लागू होगा। अरे यहाँ क्या कह रहा है, नहीं, इसका मतलब यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत बनाया गया है। भारत में बोल रहा लागू हो रहा, भारत के बाहर लागू नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। जबकि अरे कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा भारत में रहेगा, भारत में मान ले कोई आईएएस के रूप में काम किया, कहीं उसको विदेश में जाकर के भेजा जाता है, आपको है एम्बेसडर के रूप में, अरे किसी अन्य क्षेत्र में, तो क्या उस पर लागू नहीं होगा? उस पर भी लागू होगा। लेकिन ये पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया, बोल रहा है कि नहीं, उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा क्या कहा है, दूसरा में संसद के विषय में, विधानसभा के विषय में बताया गया। क्या कह रहा स्टेटमेंट, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य का, संसद का कोई सदस्य हो, राज्य का हो, संघ राज्य क्षेत्र का हो, विधानमंडल का कोई सदस्य, इसका अध्यक्ष का हटाना नहीं होगा, और केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वह पदधारी हो या सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है क्या कि यहाँ तो बोल रहा है कि ये सभी अध्यक्ष नहीं होंगे, जो ये आपको दे रहा लाइन, केवल बोल रहा है वही अध्यक्ष बनेगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा। अच्छा, मुख्य न्यायमूर्ति, अब इसमें क्लियर नहीं किया है कि मुख्य न्यायमूर्ति अपने कार्य में बनेंगे कि कार्य के बाद बनेंगे। वह पदधारी हो या सेवा निवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। तो आप जब भी याद रखिएगा, इसका जब भी चेयरमैन बनेगा वो सेवानिवृत्त ही बनेगा, और वही व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो आप इसे याद रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट गलत बना दिया है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। इसका अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख से 45 बोल रहा है वर्ष का कम का व्यक्ति नहीं होगा। यह स्टेटमेंट 100% सही है। इसके बाद क्या दे रहा है, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अधिकारियों की जांच नहीं कर सकता है, जांच कर सकता है। यह भी स्टेटमेंट गलत दे दिया है, तो आप याद रखिएगा। तीसरा इसका जो है स्टेटमेंट सही है, और बाकी स्टेटमेंट आपको है थोड़ा थोड़ा करके उसको गलत बना दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल ये 3 हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, पॉलिटी का जो क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस कर दिया। इससे पहले मैंने हिस्ट्री क्वेश्चन का एनालिसिस करके डाले हुए हैं, और पॉलिटी का क्वेश्चन आपका एनालिसिस किए हैं, आप इसे देखिए। अच्छा, पॉलिटी में देखिएगा कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, कुछ स्टेटमेंट सीधा दे दिया, कुछ स्टेटमेंट घुमाया गया है, लेकिन है मिला जुला करके क्वेश्चन का पैटर्न सही है। आप आराम से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट विकल्प क्या है, इस जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें आपको मौलिक बुक पढ़ना जरूरी है, फंडामेंटल बुक। इसके अलावा एनसीईआरटी का बुक मस्ट है। एनसीईआरटी का बुक इसलिए मस्ट है कि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, लोकपाल का जो मैं डाला हूं, आप जाकर वहां वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। इसमें प्रधानमंत्री को भी रखा गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कार्यकाल में कह रहा है, पदासीन में। ये पदासीन में नहीं, पदासीन के बाद का यह कंडीशन है। थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट गलत कर दिया है। अभी मैंने लोक सेवक के विषय में समझाया आपको, जो भारत में लोक सेवक हो, विदेश में भी जाएगा तो लोक सेवक, उस पर भी कानून लागू हो गया लोकपाल का। इसके अलावा अध्यक्ष जो बनेगा, वो अध्यक्ष कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का ही बनेगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जैसे अभी है ना मानिकराव खानविलकर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। इससे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, वो कलकत्ता हाई कोर्ट से थे।
सुप्रीम कोर्ट में रिटायर किए 2017 में, उनको बनाया गया 2019 में। तो आप इसमें याद रखेंगे यह स्टेटमेंट। अच्छा, लोकपाल में टोटल सदस्य कितना होता है? तो 1 + 8 होता है। टोटल 9 सदस्य होते हैं। एक तो चेयरमैन हो जाता है, 8 इसमें सदस्य होते हैं। इसमें 8 जो सदस्य, तो इसका भी कंडीशन है, 4 जो होगा वह न्यायिक क्षेत्र से होगा, जुडिशियल क्षेत्र एरिया हो, और 4 जो होगा वह प्रशासनिक क्षेत्र से होगा, प्रशासनिक समाज सेवा इससे संबंधित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इससे जुड़ा हुआ है। पॉलिटी का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और इसे आप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भी इसी तरह का सेक्शन होगा मैं उसे आप कराऊंगा, जो इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत सारा वीडियो आप डाले हैं, मैं डाला हूं, उसको जाकर के आप देखिए। हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, जो धीरे धीरे आप उसको देखें और उसमें कोई चीज अच्छा लगे तो उसको नोट कर लें। नोट करेंगे तब ज्यादा फायदा होगा आपको। बार बार वीडियो सुनने से अच्छा है कि आप एक बार अच्छा सुन करके उसको नोट कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे, बहुत सारा क्वेश्चन का मैं डिस्कस कराए हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, वह भी राज्य के संदर्भ में ध्यान को रख करके। और पंचायती व्यवस्था में जब आप पढ़ेंगे पंचायती व्यवस्था, तो पंचायती व्यवस्था में 3 लेवल होता है, एक गांव, एक ब्लॉक, दूसरा जिला लेवल पर होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो मध्यवर्ती लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट दे रहा है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों सभी राज्यों में विद्यमान है। पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। मध्यवर्ती स्तर कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला क्या, एक केंद्र लेवल पर, एक जिला लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर, एक गांव लेवल पर। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो मध्यवर्ती लेवल पर पूछा जा रहा है। कह रहा है क्या कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती व्यवस्था जो है सभी राज्यों में विद्यमान है। लेकिन संविधान में यह क्लियर स्पष्ट कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे गोवा, सिक्किम, यहाँ पर ही मध्यवर्ती व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरह 2 राज्य निकल गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि सभी राज्यों में विद्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? यह स्टेटमेंट गलत है। जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर ही मध्यवर्ती स्तर पे काम नहीं करेगा, बल्कि वो 2 स्तर काम करेगा। 2 स्तर कौन कौन सा है? एक ग्रामीण लेवल पर, दूसरा जिला लेवल पर। लेकिन मध्यवर्ती लेवल पर काम नहीं करता है, जहां पर संविधान कहता है 20 लाख से कम जनसंख्या। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है? मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति का 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। यह 30 वर्ष तो कंसेप्ट ही गलत दे दिया है। 30 वर्ष नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक पाठशाला है, लोकतंत्र का जो प्रारंभिक स्तर है, आप चाहे ग्राउंड लेवल पर हो, चाहे वह ब्लॉक लेवल पर हो, या चाहे जिला लेवल पर हो, वहां पर ही जो न्यूनतम उम्र रखा गया वह 21 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 21 वर्ष रखा गया है। और जबकि ये कितना दे रहा है? 30 वर्ष। इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और मध्यवर्ती स्तर की जब आप पढ़ेंगे पंचायती व्यवस्था, तो पंचायती व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो बलवंत राय मेहता को पंचायती व्यवस्था का जनक कहा गया है। और जब ये बलवंत राय मेहता अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके आधार पर भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था आएगा। 3 लेवल पर आएगा, 3 स्टेज का व्यू, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। इसी पंचायती व्यवस्था में आगे चल करके एक कमेटी बनेगा। इसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनेगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा, जो बनता है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति मध्यवर्ती स्तर को हटा देता है, वह 2 ही लेवल रखेगा, एक रखेगा जिला लेवल पर, दूसरा गांव लेवल पर। लेकिन अशोक मेहता रिपोर्ट को भारत में लागू नहीं किया गया था। 1978 में आया था अशोक मेहता समिति। तो आप इसमें याद रखिएगा कि न्यूनतम उम्र वर्ष कितना रखा गया है? वह 21 वर्ष रखा गया। और सभी राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर लागू
नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरा में क्या कह रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री सीएम मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों एवं शुल्कों के निवल आगमन को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य एवं पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। 9, मुख्यमंत्री आयोग का गठन नहीं करेगा, बल्कि उस राज्य का राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल क्या बनाता है, राज्य वित्त आयोग बनाता है। जैसे केंद्र में वित्त आयोग है, केंद्र में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, केंद्र में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। सदस्य कितना 1+4, टोटल कितने आते हैं, 3 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होता है। ये केंद्र में बनाया गया वित्त आयोग। तो राज्य में भी एक वित्त आयोग बनता है। राज्य में केंद्र में वित्त आयोग कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र में वित्त आयोग बनाते हैं, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। जबकि आप पढ़ेंगे राज्य में सेम कंसेप्ट है राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग। और यह वर्णन किस अनुच्छेद में, 243 आई का मतलब 9 में इसका उल्लेख है। इसमें कितना सदस्य होता है, 1+2, 3 सदस्य होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, उस देश का राष्ट्रपति। तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ दे रहा मुख्यमंत्री, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। जो राज्यपाल में के क्या बनाएगा, एक वित्त आयोग बनाएगा, राज्य वित्त आयोग। किस अनुच्छेद में, 243 में। ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तीनों में कौन सा ऑप्शन दिया है, एक में 1 और 2 दिया नहीं होगा, बी में 2 और 3 दिया, ये भी नहीं होगा, सी में 1 और 3 दिया, ये भी नहीं होगा, डी में 1, 2, 3 दिया है, ये सही आंसर होगा। तो यह यूपीएससी का एनालिसिस था 25 मई 2025 का आईएएस का पॉलिटी का पेपर। आपने देखा पॉलिटी के पेपर बहुत ही बेसिक चीजें पूछा जाता है यूपीएससी में। बेसिक और बेसिक के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर यदि आपका पकड़ है तो ये बेसिक चीजें आप अच्छा से आंसर देंगे। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। जैसे आपका हिस्ट्री का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप उसे देखें। उसी प्रकार पॉलिटी का भी यूट्यूब पर 1-2 दिन में डाल देंगे, उसे भी आप देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।